और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, सबका हिसाब होगा। डील हो गई, दस्तखत भी हो गए, लेकिन क्या जंग टल गई है? जवाब है नहीं। और बीच में फंसा हुआ है हॉर्मूज, जिसकी वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है, क्योंकि मध्य पूर्व की आग अभी बुझी भी नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर स्याही सूखी भी नहीं थी कि लेबनान पर इजराइल के हमलों ने पूरे समीकरण को फिर से उलझा दिया। ईरान भड़का हुआ है, वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है और साफ चेतावनी दे रहा है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। और यही वजह है कि एक बार फिर दुनिया की नजरें टिक गई है हॉर्मूज पर, उस समुद्री रास्ते पर जिसे दुनिया की तेल लाइफलाइन भी कहा जाता है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे इस अहम समुद्री मार्ग पर बड़ा रणनीतिक प्रभाव भी देती है। ऐसे में हॉर्मूज पर किसी भी तरह की सख्ती या जहाजों के लिए नए नियम सिर्फ क्षेत्रीय मसला नहीं है, बल्कि वैश्विक चिंता बन जाते हैं। दिलचस्प बात यह कि जिस डील को डोनाल्ड ट्रंप अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, वही डील अब उनके लिए नई चुनौती बनती दिख रही है। एक तरफ समझौते का जश्न, दूसरी तरफ ईरान का गुस्सा, एक तरफ शांति का दावा, दूसरी तरफ युद्ध के बादल। सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप डील कराकर भी फंस गए हैं? क्या लेबनान में जारी हमले ईरान अमेरिका समझौते की असली परीक्षा बनने जा रहे हैं? और क्या हॉर्मूज एक बार फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति की धड़कन तेज करने वाला है? इसी को जानेंगे, कुछ डिटेल्स आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। ईरान के लिए हॉर्मूज आखिर जरूरी क्या है? जल्दी से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके सामने रख देते हैं। हॉर्मूज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई है। हॉर्मूज की अगर बात करें तो सामान्य तौर पर चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर है। संकरी जगह पर हॉर्मूज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। हॉर्मूज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। आप ये जानेंगे तो आपको समझ आएगा कितना संकरा रास्ता है। ईरान और ओमान के बीच कई जगह समुद्री दूरी जो है वो 24 समुद्री मील से भी कम है। 24 समुद्री मील से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत भी लागू हो जाता है, पूरी तरीके से एक्टिव। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच खींची गई एक रेखा, मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का हक है और समूचे हॉर्मूज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। अब मीडियन लाइन के आधार पर देखें तो अब तक कंट्रोल ईरान कर रहा था। ईरान अब पूरे इलाके पर भी अपना कब्जा जता रहा है, यानी कि ये बड़ा पेच यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने ईरान के साथ हुए समझौते को जीत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि डील हो गई है, मसला सॉल्व हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेबनान में इजरायली हमले जारी है और इन्हीं हमलों ने ईरान के गुस्से को फिर से भड़का दिया है। इसकी वजह से हर्जाना दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। लंबे समय तक चली टेंशन, सनातनी और मुश्किल बातचीत के बाद अमेरिका किसी तरह के, अगर कहा जाए अमेरिका किसी तरह के ईरान के साथ बातचीत की मेज तक पहुंचा था। वॉशिंगटन के लिए यह तनाव से निकलने का एक मौका था, गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट ये भी गवा दी। लेकिन अब वही मौका नए चैलेंज के रूप में, नई चुनौती के रूप में बदलता हुआ दिख रहा है। ईरान साफ संदेश दे रहा है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके तो इसके परिणाम, इसके रिजल्ट्स बहुत गंभीर होंगे। अब जल्दी से कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हॉर्मूज पर ईरान का शिकंजा आखिर हम क्यों कह रहे हैं? हॉर्मूज की व्यवस्था को अगर देखें तो हॉर्मूज की व्यवस्था देखने के लिए ईरान ने नई संस्था बनाई, एक नया ऑर्गेनाइजेशन ईरान ने बनाई, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी कि पीजीएसए। आईआरजीसी नेवी के साथ मिलकर यह संस्था जो है पीजीएसए काम करेगी। हॉर्मूज से गुजरने के लिए जहाजों को लेनी होगी इजाजत, बाकायदे परमिशन, और पीजीएसए से इजाजत लेने के बाद ही यहां से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। फीस भी देना होगा। जहाज और क्रू मेंबर्स को पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट भी देनी होगी। जहाज पर लदे माल
और रूट मैप की जानकारी भी एलोकेट करनी होगी। अब जल्दी से एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं कि आखिर ईरान का ये जो ऐलान है वो क्या आगे नई और बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए बनेगा। देखिए, ईरान की हुंकार, सुपर पावर पर वार। होर्मुज का दांव, दुनिया पर दबाव। समुद्र में तनाव, बाजारों पर दबाव। तेहरान की चेतावनी, अमेरिका की बढ़ी परेशानी। और इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे, जानेंगे और समझेंगे जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे कि आखिर ये पूरा पेंच फंस का रहा है, और अगर हॉर्मुज इसकी केंद्र में है तो हॉर्मुज को लेकर दुनिया और कितना इसका हर्जाना भुगतने वाली है। परिचय करवा दो अपने खास मेहमानों का आपसे। दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कर्नल सुशील पठानिया सर हमारे साथ जुड़े हुए। मौलाना नाजिम अशरफी, ईरान मामलों के जानकार। प्रियंका यादव, इजरायली समर्थक के रूप में ये रूस से हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले दामोदर जी, ईरान की हुंकार के आगे ऐसा लग रहा है नतमस्तक हो गए डोनाल्ड ट्रंप। कुछ है ना या बचा हुआ? अभी तक लग रहा था कि बातचीत की मेज पर अब आए, तब आए, कब आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वहां पर भी गेम नेतन्याहू ने फटका दिया। देखो ऋतु, इस डील की जो सबसे बड़ी एक कहते हैं ना, डील में जो एक डील का ऑनर होना चाहिए था, उसमें सबसे पहले एक ऐसा मुल्क था इन्वॉल्व जिसकी नीयत पे शुरू से संदेह, और वो मुल्क का इन्वॉल्व होना इस डील के अप्रोच पर और इस डील के इम्प्लीमेंट पर एक सवाल उठाता है। उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, जिसने इस पूरी डील पे सिर्फ फोटो ऑफ किया, प्रशंसा बटोरने की कोशिश करी और श्रेय लेने की कोशिश करी उसे, जबकि जमीनी तौर से इस डील पे जब तक आप बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करते, डील कैसे इंप्लीमेंट हो सकती थी। शुरू से जब से डील है, अभी जो समझ में आ रहा है वो IRGC और उनकी ईरान की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है, अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। डील पे साइन करके फोटो खिंचा लेना बिल्कुल अलग चीज थी, लेकिन इस समय मौजूदा हालात में, और अभी तो एक कदम आगे जाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है ऐसा खबर आ रही है, और उनकी मीडिया ने ट्वीट भी किया है। तो इन सभी हालात के बाद आपको एक एक चीज पर अगर नजर डालें तो जब डील होती है, पाकिस्तान अपने अनाउंस करता है, तुरंत जेडी वेंस कहते हैं कि नहीं, इस डील पे पाकिस्तान का मतलब नहीं, हमने ईरान से खुद बात करी है, ईरान को हमने खुद समझाया है, और नेगोशिएशन टेबल पे हम ईरान के साथ डायरेक्ट बात कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान फिर से कहता नहीं, डील पे तो हमें एक विटनेस के तौर पे साइन करना और डील की जिम्मेदारी लेना, दोनों बड़ी अलग अलग बातें। और मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार मुल्क के ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारियां थोप सकता है और उसके भरोसे कोई डील करेगा। अमेरिका को जरूर पाकिस्तान जैसे किसी मुल्क की जरूरत थी जो उसकी फेस सेविंग कर सके। कतर से वो काम हो नहीं पाया, ओमान इसमें शामिल नहीं था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान का सहारा लेके कैसे जैसे तैसे डील अनाउंस करी और करके अपना साइन वाइन करके फेस सेविंग करके निकल गया। लेकिन अभी मसला फंसता है IRGC का। नहीं, पर वही वाली बात हो गई ना, लगे दगे बैक टू स्क्वायर हो गए। मुद्दा जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया। हॉर्मुज केंद्र में था, अब फिर भी हॉर्मुज ही केंद्र पर है। लेबनान के बहाने फिर से ईरान जो है वो लॉक लगा देगा, और फिर अमेरिका फिर वापस ब्लॉकेड वाला तमाशा करे। सुशील सर, आपसे एक प्रश्न मेरा, आपको लगता है कि इसका कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा बीच का वे आउट है जिससे डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी जंग की स्थिति को सुधार पाए या इससे पार पाए? देखिए रितु जी, अब ये डील कोई नहीं हुई है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो साइन हुआ है। ओके। उसके बाद इन्होंने एक 60 दिन की विंडो रखी है कि 60 दिन की विंडो के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाएंगे, and it may culminate to a final deal which will only happen after 60 days or so. So let's not try to read too much into the memorandum of understanding. इस समय जो मेन जो इशू फंसे हुए हैं वो है कि लेबनान के ऊपर इजराइल का लगातार हमला हो रहा है। राइट। अभी उसमें अगर हम एनालाइज करेंगे वो क्यों हो रहा है, उसमें दो ऑप्शन है। एक तो नेतन्याहू जो है ट्रंप की सुन नहीं रहे हैं, दूसरा देयर इज अ थिंग नोन एज स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। ओके। डिसेप्शन के अंदर क्या होता है कि जो दिखाया जाता है और जो अंदर क्या होता है
वो टोटली डिफरेंट है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर इजराइल एक्ट कर रहा है अमेरिका की शय के ऊपर, वो कहेंगे कि एक तरफ हम पीस टॉक करेंगे, आप दूसरी तरफ उनके ऊपर अटैक जारी रखिए। दैट कुड बी ट्रू, स्ट्रेटेजी बहुत दूर जाती है। एंड लेट मी टेल यू, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट द थिंक टैंक ऑफ यूएसए, दे आर ब्रिलियंट। और ईरान के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको ना तजुर्बा है, वो अभी उनके पास देखिए रिटेलिएशन का उनके पास क्या बट ऑप्शन है। व्हाट अबाउट नेतन्याहू? Netanyahu, that's what I'm telling you, Netanyahu just can't afford to annoy USA, क्योंकि USA अगर अपने हाथ खींच लेता है तो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। अभी ईरान का आप रिटेलिएशन देखिए, प्रिडिक्टेबल। जब अब उन्होंने ये लेबनान के ऊपर उन्होंने जी हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर देंगे, बंद हो गई। उसके बाद अमेरिका उनके ऊपर अटैक करता है, वो जो गल्फ कंट्रीज है उनके ऊपर अटैक कर देंगे। अमेरिका के ऊपर दे कांट रीच। ओके, अमेरिका एज ए कंट्री इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, क्योंकि इनके पास वो साधन ही नहीं है, ना इनके पास वो वेपन्स है, ना आर्मामेंट्स हैं, ना मिसाइल हैं जो अमेरिका को हिट कर सकती है। और अमेरिका को इसके 20% ऑयल की एनर्जी जो क्राइसिस है उसका फर्क नहीं पड़ रहा। ऑन द कंट्रेरी, अमेरिका इज वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ दिस, सो व्हाई अमेरिका शुड बी इन अ हरी। और जितना ये लंबा खिंचेगा इसके नुकसान जो है वो ईरान को होगा। मैं बड़ी बार आपसे बात कर चुका हूं, ये कंट्री की हालत इमेजिन कीजिए, 9.5 करोड़ लोग रहते हैं वहां। आपका ब्लॉकेड और का नेवल ब्लॉकेड इन द गल्फ ऑफ ओमान। रास्ता बचा है नेतन्याहू के पास, कुछ रास्ता बचा है, एक्सेप्ट करेंगे डील? अभी तो ये हमले जो हो रहे हैं, सॉरी सर इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, they will continue with the blessing of Trump। ये लेबनान में जो हो रहा है उसके ऊपर मैं चाह रही हूँ, जरा आप बताइए डीप इन करके। हाँ, नेतन्याहू के हमले जारी रहेंगे विद द ब्लेसिंग ऑफ ट्रम्प। ओके, नाज़िम अशरफी, ईरान और खासतौर पर अगर मैं ये दो अलग अलग पहलू देखूँ, एक पहलू IRGC का, एक पहलू जो वहाँ की सरकार है, हुकूमत है उसका, वहाँ पर क्या चल रहा है अभी इस पूरी स्थिति में डील को लेकर के, क्या पॉइंट ऑफ व्यू और क्या टेक्निकलिटीज चल रही होगी मोस्तफा के इस वक्त दिमाग में? देखिए ऋतु जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मोस्तफा जो है वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, इसमें मैंने पिछली डिबेट में भी एक बार ये कहा था कि इसमें जो मेन जो इसमें पावरफुल है वो अब्बास अरागची है, और उनके बिना ईरान ना कोई आगे कुछ कर सकता है ना उसके पीछे कुछ कर सकता है। ये मैं आपको साफ तौर पर एक बात कह दूं। अच्छा, मोस्तफा उनसे कभी अलग नहीं है, वो दोनों एक मतलब ऐसे सुलझे हुए मिले जुले एक दोनों इस तरह से एक स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं। जैसे स्टेज ऑफ हॉर्मुज का अगर सवाल है तो मैं समझता हूँ अमेरिका वो 33 किलोमीटर की जगह है, 33 किलोमीटर जो ईरान के जगह में जो ईरान की जद में आती है, और वो 33 km, और 3 km ओवरऑल जो पतला सा रास्ता है वो कुल है, उसमें से सबको निकलना है। तो उसमें अगर अमेरिका धमकी देता है, अमेरिका हर चीज पर कब्जा किए हुए, अमेरिका की जबरदस्ती की बात है। एक बात बताइए, सारी दुनिया पर ऑल ओवर वर्ल्ड उसका दादागिरी है ही क्यों, दिखा ही क्यों रहा है, क्या जरूरत है? अगर कुछ मुल्कों ने देख भी ली, लोग बड़े अमन परस्त हैं, नहीं चाहते कि झगड़ा हो, नहीं चाहते कि जंग हो, कौम किसी की बर्बाद हो, लोग हलाक हो, ये नहीं चाहते। प्रियंका जी, इस पॉइंट से आप अग्री कर रही हैं क्या? जी प्रियंका जी, क्या ऋतु जी, देखिए फ्रिक्शन, पॉलिटिकल फ्रिक्शन दोनों तरफ चल रहा है। ईरान में भी जो उनके MP है, नबावियन नाम है उनका, उन्होंने उनके स्टेट मीडिया पे आकर के बाकायदा ऐलान किया है कि जो अरागची है और कालीबफ है, उन्होंने नेगोशिएशन में वो स्टेप्स लिए ही नहीं, वैसे गए ही नहीं जैसे मुश्तबा खमेनी वो चाहते हैं। और ऐसा बयान देने पर IRIB जो उनका जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने उनके ऊपर केस कर दिया है। तो ये तो साफ है कि अंदर फ्रिक्शन है। और मैं पिछले डिबेट में बता चुकी थी कि इन्होंने किस तरीके से रूस को साइडलाइन करके, अपने सबसे बड़े पार्टनर को साइडलाइन करके ये बोला था कालीबफ ने कि चाइना और ईरान नए ग्लोबल जो ऑर्डर है उसका सेंटर होंगे, जबकि सारी मदद सब कुछ तो रूस ने की, तो जिसकी वजह से क्रेमलिन के इनसाइडर भी इनसे नाराज थे। तो इनका जो फ्रिक्शन है इनके लिए, इनकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही बेकाम साबित हो रहा है।
और दूसरी बात, फ्रिक्शन तो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में भी है, पर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की फ्रिक्शन को यूएस इजराइल की फ्रिक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रंप और जेडी वेंस के अलावा आप देखिए मार्को रूबियो है, अभी सीआईए वाले वो पोम्पो का बयान आया है कि इजराइल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है और वो बहुत नहीं, important चर्चाएं तो है। इस बात उन्होंने को लेकर काफी के भी बार- हो रही थी कि लिस्ट तैयार कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, रेडी है एक्शन किस किस पर लेना है, जी हाँ बिल्कुल, एंटी अभी भी अमेरिका हमने के जो- लिए और अभी एंटी भी डोनाल्ड जो ट्रंप के सीरिया लिए। पे एक्शन लिया है, लेबनान पे एक्शन लिया है, वो यूएस बैक्ड ड्रोन से ही लिया गया है। आपको पता है 29,000 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट फिर से लेबनान में पाया गया है। 6 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल मेतुला से लेकर के ब्यूफोर्ट रिज तक अंडरग्राउंड, पूरी आर्मी, पूरे अंडरग्राउंड टनल्स, जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है आईडीएफ वो रिवील कर रहा है एक तरीके से क्या क्या वजह हो सकती है जब लेबनान के पास अपनी खुद की आर्मी है, आपने एक सेपरेट आर्मी, उस तरीके के अंडरग्राउंड टनल्स, 29,000 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट 2020 में हमने डिस्ट्रॉय किया था, फिर आपने दोबारा वो 2026 में दोबारा बना वहां पे मिला है। क्या करेंगे आप, मतलब क्यों ये पैरेलल आर्मी आपने किस लिए, जब उनकी खुद की आर्मी है तो किस क्या क्या मंसूबा क्या है ये पैरेलल आर्मी बनाने का, ये इनसे पूछा जाए कि ये चाहते हैं कि अमन हो, अमन कैसा हो, वो यजीदीज की तरह, ड्रूज की तरह, बुद्धिस्ट की तरह मर जाएं, वो वाला अमन आपको चाहिए? नाज़िम क्योंकि अशरफी। अगर आपको अमन चाहिए तो सबसे पहले आपको ये 1 लाख हिजबुल्लाह की आर्मी, 1 लाख इज नॉट टेररिस्ट ग्रुप, 1 लाख इज फुल फ्लेजेड आर्मी आपने जो वहां पर बना रखी है। 6-6 किलोमीटर की टनलें निकल के आ रही है, 29,000 किलोग्राम के असले बारूद के सामान और एयर डिफेंस सिस्टम से लेके पूरा जो एक आर्मी का स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है आपने आपको, और उसके बाद आप कहते हैं कि इजराइल कुछ ना करे। आर यू इन योर माइंड, आर यू इन योर हेड कि कौन सा देश नहीं चाहेगा कि आप ये सब कुछ यूएस के पास करके देखिए, रशिया के पास नाज़िम करके अशरफी। देखिए। देखिए, अमन ईरान चाह रहा था, अगर वो अभी भी चाहेगा तो मेरे ख्याल से अमन, कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई भी फर्द अगर अमन चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं है, अमन तो अच्छी चीज है ना। लेकिन अब वो क्यों चाहेगा अकेला ही? अगर पूरी दुनिया के पास मतलब परमाणु हो सकता है, पूरी दुनिया के पास न्यूक्लियर हो सकता है, तो ईरान पर इतनी तानाकशी क्यों है? ईरान क्यों दब कर रहेगा, क्यों कुचल कर रहेगा? ईरान किसी की दाब ध्वंस क्यों देखेगा? क्यों अपनी आर्मी नहीं बनाएगा? क्यों अपने वेपन तैयार नहीं करेगा? करेगा, उसको भी हक है, वो भी कर सकता है, और वो नहीं डरेगा। उस न्यूक्लियर अब वो के नहीं- बनाने रही के बात साथ इजराइल साथ और अमेरिका, आपकी बीच में मत बोलिए, लीडरशिप, इंटरप्ट मत कीजिए, खामनेई इंटरप्ट नहीं के किया। ग्रैंडसन रही ने बात बोला इजराइल और था यूएसए कि की, हमें इजराइल और डेथ यूएसए टू को कम से कम इजराइल, हम आग जब दिखाने तक की लड़ते हिम्मत रहेंगे, ईरान ने की है, दुनिया का और एक उसके औकात भी एक, बताई ना है। तो सिर्फ किसी हद ईरान, तक आप उन्होंने देख रहे हैं कि पूरे उसकी दुनिया औकात के बहुत हद तक मुसलमानों का बताई गई है, और ठेका आगे भी लेते जवाब हुए देंगे। कहा था कि अब जब वो तक कोई चीजें नहीं यहूदी हटाएगा, अपनी जीवित सारी है चीजें तैयार तब करेगा तक हम और उनके सारी खिलाफ चीजों को लड़ते लेकर के रहेंगे। चलेगा। इस मंसूबे न्यूक्लियर के बनाएगा तो साथ, क्या इस दिक्कत है? मानसिकता के साथ बताइए, अगर हम आप तो न्यूक्लियर सारे बनाओगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड ना सारी ही कंट्रीज के पास इजराइल अगर बल्कि न्यूक्लियर कोई है, भी मुल्क, ईरान भी बना कोई लेगा, तो भी ईरान पर सिविलाइज्ड ही मुल्क पाबंदी आपको क्यों है? इजाजत मैं इसका नहीं देगा जवाब चाहता हूँ। कुछ न्यूक्लियर लोग बनाने होंगे की। चाहते होंगे कि आपको ट्रम्प की अपनी दादागिरी मानसिकता देखें, स्पष्ट ईरान करनी नहीं चाहिए। देखेगा हमारे ट्रम्प की पास भी दादागिरी। न्यूक्लियर है अब भारत लोगों ने के पास, देखी होगी, पर उसको क्या वो जबरदस्ती न्यूक्लियर उठाना है, हमने ये कुछ बोलते कंट्री हुए के बनाया कि राष्ट्रपति को, हम एक प्रेसिडेंट को पर्टिकुलर जबरदस्ती देश उठाना को ही या है। एक अरे जन कोई समुदाय दादा को है या क्या? एक उसके धर्म बाप को की नष्ट दादागिरी करने है, के लिए उसके बनाया। बाप की हमने जागीर अपने है ये दुनिया, सेल्फ डिफेंस के उसके लिए बाप की उसको जागीर बनाया थोड़ी है ये है। दुनिया। तो आप मुझे आप बताइए, बनाते ये हो, ट्रम्प आप के बाप एक्सपेक्ट की करते जागीर है हो ये किस दुनिया। बेसिस पे कि आपको No, यहूदी no, I'm खत्म not करने satisfied your thinking, but That's I'm it. not satisfied your उस mentality. ये बहुत गंभीर आप मुद्दा है, इस पर पाकिस्तान इस तरीके जागीर से बोल रही है। इस तरीके मुझे आप से नहीं, बताइए, ये इस तरीके वर्ड जो से है नहीं। क्या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प के बाप सुशील की सर, जागीर है क्या? ठीक है, एक मिनट, नाज़िम अशरफी जी, ठीक है। सुशील सर, एक आपसे प्रश्न है, डील को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि डील दुनिया के लिए है, दुनिया हॉर्मूज की वजह से सफ़र कर रही है, अगर हॉर्मूज का मुद्दा सुलझ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि डील अभी ठीक है, आपने सिग्नेटरीज कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी लेबनान में जो तस्वीर है, इसके बाद अगर चाहते नहीं है, लेकिन अगर इन केस 1% चांसेस कि ये एस्केलेट हो जाए और दो भागों में बढ़ जाए लड़ाई, इस तरीके से हो जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 वाली तस्वीर बन जाए, दुनिया दो भागों में बट जाए, तो क्या तस्वीर आएगी सर? ऐसा होने भी वाला है? कि तकरीबन अभी 110 दिन हो गया रितु जी। दुनिया कितने भागों में बटी है वो मेरे को पता नहीं है, बट ओनली थिंग विच आई नो इज दैट चाइना एंड रशिया दे आर सपोर्टिंग ईरान
इसमें कोई शक नहीं है। और ये डील नहीं है, अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, इट इज which has been taken for the final deal which will happen after 60 days. ओके। अभी इन 60 दिनों के अंदर क्या क्या हो सकता है? देखिए, यूएसए इज अ वेरी पावरफुल नेशन एंड यूएसए इज नॉट डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय द वॉर ना। उसके लोग इफेक्ट हो रहे हैं। इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? इफेक्ट हो रहा है ईरान के ऊपर, इफेक्ट हो रहा है खाड़ी कंट्री जो है, और इफेक्ट हो रहा है इजराइल के ऊपर, और इफेक्ट हो रहा है लेबनान के अंदर। जहां तक लेबनान का सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है कर्नल साहब। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप दिल पर हाथ रखकर सच कहिए, क्योंकि आप एक विद्वान हैं, पढ़े लिखे, आप कर्नल हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बड़े ओहदे पर फाइज रहे हैं। आप सही बताइए, क्या ये अमेरिका की इंसानियत की लड़ाई है या जबरदस्ती की दादागिरी पैसों की कमाई की लड़ाई है? बस इतना जवाब चाहता हूं। बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है नाज़मी साहब। किसी भी देश को, नो मैटर हाउ स्ट्रांग इट इज, एक सॉवरेन कंट्री में वो अटैक नहीं कर सकते। अमेरिका की मैं उसके लिए निंदा करता हूं, लेकिन इसके अंदर देखिए बहुत ज्यादा, अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएंगे, 79 के अंदर जब इस्लामिक रजीम वहां पे आया, तब से 47 ईयर से जितने भी प्रेसिडेंट वहां पे आए, उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा के रखी हुई हैं। तो ये पुरानी कहावत है नाज़मी साहब की, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी यूक्रेन का देखिए, अगर रशिया की 4 साल से लड़ाई चल रही है, तो ये बदकिस्मती है कि इंसानियत को नहीं नाज़िम अशरफी कोई जी, तवज्जो नहीं देता ये है। न्यूक्लियर पावर चाहिए क्यों? कई दफा इसको लेकर के भी बहुत डिलेमा रहा है सुशील सर, कि न्यूक्लियर तौर पर हथियार, ये एटम का जो डस्ट है वो चाहिए क्यों? कई बार कहा जाता है कि वहां पर जरूरी संसाधनों के लिए इस्तेमाल किया जाना न्यूक्लियर पावर को, लेकिन इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न रहता है सुशील सर। मैं बताता हूँ क्या होता है कि ईरान अच्छा, जो भी है, सवाल है। दैट इज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वेस्ट एशिया। 9.5 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है। जियोग्राफिकली दे आर लाइक ए फोर्ट्रेस, और ये युद्ध के लिए आदी हैं। जब ईरान इराक वॉर चला था, वो 8-8.5 साल चला था। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए फॉरेन पावर टू कांकर द इंग्लैंड विद ए फिजिकल इन्वेजन। अभी आपने जो सवाल पूछा है कि ईरान न्यूक्लियर क्यों बनना चाहता है, देखिए 1970 में एक एनपीटी साइन की गई थी, जिसके अंदर पूरे देश के देशों ने ये डिसाइड किया दुनिया के, कि हम किसी को न्यूक्लियर पावर जो है वो बनने नहीं देना चाहते। अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, दैट इज अ लूज नेशन, दैट्स अ टेररिस्ट नेशन। उनके पास न्यूक्लियर पावर है। कल को अगर वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं, और इस समय अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, कल को 6-7 कंट्री तो दे कैन आल्सो अटेन न्यूक्लियर पावर। और चाइना और रशिया ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि ईरान शुड नॉट इंडल्ज इन दैट परसूट। अभी ईरान उस परसूट में क्यों हुआ? वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से जो खलीफा का पद खाली पड़ा हुआ, जो टर्की भी बनना चाहता है, जो पाकिस्तान भी बनना चाहता है, जो ईरान भी बनना चाहता है, उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। और उनको जो सबसे बड़ा डर है कि वो अगर उनके ऊपर इजराइल न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देता है, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि लेट्स क्रिएट द प्रॉक्सीज। हमास बनाया गया, हिजबुल्लाह बनाया गया, हुतीज बनाए गए। सीरिया और इराक के अंदर भी इन्होंने अपनी प्रॉक्सी बनाना शुरू कर दी। उसके बाद जब ये इन्होंने अपना, देखिए आपको जो मैक्सिमम जो चाहिए पीसफुल पर्पस के लिए, उसकी जो एनरिचमेंट है, दैट इज ओनली इट्स लेस देन 10 डिग्री। अभी आप ये बताइए कि अगर आप न्यूक्लियर यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आपने 440 केजी का एनरिच यूरेनियम वो 60 डिग्री तक क्यों लेके गए उसको? और 30 डिग्री और पहुंच जाते हैं, सो दे विल बी कैपेबल ऑफ मेकिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब। और अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब, यही तो सवाल है। अभी 60% तक एनरिच कर लिया है, 90% के बाद आप देख रहे हैं तस्वीर, आपने बताया भी कैसी रहेगी। दामोदर जी, मीडियन लाइन को लेकर आपसे प्रश्न है मेरा। जो टेक्निकली इस वक्त एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वो क्वेश्चन ये कि जिस हिसाब से हक अपना ईरान दिखा रहा है होर्मुज़ पर, वो हक तो यूएई का भी है, इक्वली ओमान का भी है। तो सिर्फ और सिर्फ दादा बने या उस ताले की चाबी ईरान के पास ही क्यों हो? फिर तो ईरान भी गलत हो गया, और ईरान के लिए भी फिर दुनिया को एकजुट होना चाहिए। इफ फॉर एपिक फ्यूरी, तो इस केस में भी तो होना चाहिए ना।
रितु देखिए, अगर मीडियम लाइन की आप बात करते हैं तो ओमान और ईरान दोनों के बीच में 12-12 किलोमीटर का जो न्यूट्रल मेल की जो ये डिस्टेंस के बीच में जो मीडियम लाइन बनती है, ये आभासी है अभी तक। और यहाँ पे ईरान का दबदबा शुरू से रहा, ओमान को ईरान की बात माननी पड़ी, और ओमान और ईरान के बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसको लेके, ईरान जो बात कह देगा। और जब ईरान में कहता हूं तो मैं ये कहता हूँ IRGC है, ईरान नहीं है। अभी तक आप देखिए कि स्टेटमेंट आया था IRGC की तरफ से कि हमने होर्मुज को ब्लॉक कर रखा है। हाँ, सेम टाइम पे ईरान की गवर्नमेंट ने तुरंत उसे डिनाई किया कि नहीं, होर्मुज खुला हुआ लेकिन निगरानी पे है। तो अभी IRGC और ईरान के बीच में ही, ईरान की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में जो मतभेद नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से मीडियम लाइन के ऊपर या कोई भी शिपिंग लेन के ऊपर बात करना अभी बहुत कॉन्फिडेंटली जल्दबाजी होगी। जब तक कि इस पे IRGC कॉन्फिडेंटली गवर्नमेंट के साथ पैरेलल उनके स्टेटमेंट नहीं आते हैं, सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, तब तक यहाँ पे कोई भी चीज वनरेबल है, और कोई भी डेवलपमेंट वो IRGC की अनुकंपा में। यहाँ पे ना तो सेज जैसी कोई व्यवस्था लागू होती है, ना हाईसी जैसी कोई व्यवस्था लागू होती है। बहुत छोटी सी, बहुत सकरी गली है, जैसा कि कई बार सब लोग बता रहे हैं, टेक्निकली लगभग 52 से 51 किलोमीटर की दूरी होती है, जहां पर आप ना तो कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर सकते हैं, ना तो कोई आप हाईसी जैसी चीज कि आप वहां पे फ्री शिपिंग कर सके। और इस तो फायदा तरह से इसी का मिल रहा है कुल मिलाकर। ये क्या कह रहे हैं? फायदा इसी संकरी जगह का होने का मिल रहा है। अभी तक वहां पे माइंस को लेके कुछ ईरान को खुद नहीं पता कि माइंस कहाँ लगी, वो सिर्फ IRGC के पास। IRGC जल्दी से बताएगी नहीं जब तक वो ब्लैकमेल नहीं कर लेती सारे शिप्स को, और टोल टैक्स जो उन्होंने बनाया अपना ये संगठन, इसके बहाने वसूल नहीं लेते। बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ डील के और डील से आगे बढ़ के सोचने की जरूरत है। जब तक क्लियरिटी इस पे ईरान और US की तरफ से नहीं आएगी, ये शिपिंग लेन या ये होमरूज अभी तक सुरक्षित नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, यहाँ पे IRGC जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने डील करी, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका हारा या ईरान जीता, या ईरान हारा अमेरिका जीता, पर एक सवाल जरूर रहेगा, अगर ईरान हारा तो फिर अमेरिका को जल्दबाजी क्या थी समझौता करने की, और वो सारी शर्तें ईरान की या ईरान की शर्तों पे क्यों समझौता हुआ? जहां तक जो बताया जा रहा, जो मीडिया में इन्होंने दिया, ईरान अपनी बात कह रहा है, अमेरिका अपनी बात कह रहा है। आपने अमेरिका, अगर आप ईरान की शर्तें मान रहे हैं तो फिर हारा जीता कौन? ये फैसला बहुत उहापोह स्थिति में। और सर अभी जो एक मेरे बात कह रहे थे, अमेरिका अफेक्ट नहीं हुआ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अमेरिका का नुकसान नहीं हुआ, पर कैसे कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में उसके सारे बेसिस को तबाही झेलनी पड़ी। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि अमेरिका के जितने बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, उन सारे बेसिस को ईरान ने टारगेट किया, और इसके बाद लगभग आपके 50,000 के आसपास जो सोल्जर्स थे वो सब यहाँ से चले गए। प्रियंका जी, एक प्रश्न आपसे। इसके अलावा 55 के आसपास आपके प्रियंका जी, इसी पर एयरक्राफ्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी, हिजबुल्ला को पूरी तरीके से इराडिकेट करने के लिए या पूरे उसके खात्मे के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी, बड़ी बड़ी दावे किए गए, लड़ाई भी वहीं से इनिशिएट हुई। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि अमेरिका दादा बना, पहले हमला किया, उसके बाद हमला करने के बाद अब डील के लिए भी उतना ही बेताब हो रहा है। जैसा कि भी सुशील सर ने कहा कि इसमें भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसे डील नहीं कहा जा सकता, इसे 60 दिन की अवधि के बाद ही क्लियर तस्वीर मिलेगी। हालांकि अगर बेंजामिन नेतन्याहू के मंसूबों की बात करें, वो तो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं एटलीस्ट। रितु जी, जो US प्लस इजराइल की जो कंबाइंड वॉर है, वो इजराइल की जो वॉर अगेंस्ट उसके जो आसपास जो टेररिज्म ठिकाने हैं, वो दोनों डिफरेंट है। वो स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 7 के बाद। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया, ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करती, ये IDF के पास अपनी रिपोर्ट होती है, मोसाद की अपनी रिपोर्ट होती है, वो उनका इन्वेस्टिगेशन होता है। उनके सामने पहले था हमास उस टाइम पे बड़ा पावरफुल था, बहुत टाइम आता है, 2023 से लेकर के 26 आ गया, 95% उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हमास को। बहुत टाइम लगा था, बहुत लेफ्टिस्ट मीडिया का आलोचना झेलनी पड़ी थी, UN की आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन वो दृढ़ थे अपने संकल्प के कि अपनी आइडेंटिटी को हम बचाएंगे, हम अपने बच्चों को बचाएंगे, ये थ्रेट यहाँ से इरेडिकेट करेंगे। तो उन्होंने, और ये इतना इजी नहीं था, आपको मैं बता दूं, उसके अंदर 18 से 20 साल के, उसमें कोई बड़े बड़े कोई कमांडोज नहीं, वो 18 से 20 साल के बच्चे वो आए थे, उन्होंने देखा किस तरीके से नोवा फेस्टिवल में वो सब कुछ हुआ, और वो अब भी वही लड़ रहे हैं। जो हमारे पास रोज रिपोर्ट आती है, कभी कभी कोई जो लेबनान में शहीद हो जाते हैं, वो आप उनकी फोटोज देखिए, किसी की तो दाढ़ी भी नहीं आई है। तो ये ऐसा नहीं है कि इंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने 95% उसको एरेडिकेट किया, उसमें भी एग्जॉशन होता है। अब उनके सामने उनकी रिपोर्ट है, उनको कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती के कंधों पर
बंदूक रखकर ईरान लगातार ये कर रहा है तस्वीर। जी बिल्कुल। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें ये बिल्कुल मैं डिनाई करती हूं कि ये नेतन्याहू का पर्सनल। इजराइल में वॉर के बेसिस पे पॉलिटिक्स कभी भी नहीं हो सकती है। Okay. इजराइल में यहूदियों की जो नाज़िम जनसंख्या अशरफी है, आपकी बात पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। नाज़िम अशरफी। रितु जी, ये बड़ी गलत एक तरह से बात है कि वो किसी के कंधे पर चल रख के बंदूक चला रहा है। मैं आपको बात बताऊं कि ईरान, देखिए जब वो फिलिस्तीन गजा तो क्या कर रहे हैं मुझे बताइए नाज़िम अशरफी जी, क्या कर रहे हैं वो? हिजबुल्लाह जिसके लिए कहा गया सीज फायर हुआ लेबनान में, उसके बावजूद भी हमले क्यों हुए और उधर से क्रॉस फायर क्यों हुआ? हमास, हूती, ये सब छोटी छोटी टुकड़ियां हैं। ये कोई कंट्री नहीं है ना, इनके पास अपनी कोई आर्मी मिलिट्री है, बहुत छोटी छोटी। इनका तो आप उठा कर रख दीजिए, एक साइड पर रखिए। अगर इनकी बात ये, इनको तो वो मार रहा था ना, इजराइल कंटिन्यू मार रहा था इनको। अब कोई आदमी अगर लाइन में यहाँ हमारे इंडिया में या कहीं भी कोई पाकिस्तान में या इजराइल में, यूएस में, कहीं भी किसी भी कंट्री में कोई आदमी खड़ा है और उसको 2-4 गुंडे आए, मारे जाए, और कोई समझदार आदमी वहां पर आए, कोई जिसके अंदर इंसानियत हो, वो कहे कि भैया अब इसको मारना छोड़ दो, इसका मतलब वो आदमी उसको भी मारना शुरू कर दे। यही हुआ है यहाँ पर। ईरान ने उसको समझाने की कोशिश की कि अब काफी पिट चुका फिलिस्तीन, काफी पिट चुका गजा, मिट ही चुका है नक्शे से, तुम मिटाने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तुम अब क्यों मार रहे हो? लेकिन कंटिन्यू बमबारी करने की वजह से, कंटिन्यू अटैक करने की वजह से ईरान को उसमें बीच में कूदना पड़ा। वो कहते हैं ना कि देखिए अगर आप इसको मारेंगे तो मैं भी बोलूंगा। मैं भी बोलने का मतलब उन्होंने उनकी भी नहीं सुनी, और ईरान सिर्फ अपने कंधे पे लड़ रहा है, और ईरान को सबक नहीं सिखा सकता यूएस। आप IRGC थोड़ी कूदी है बीच में, हिजबुल्लाह कूदा था उससे पहले बीच में। फलस्तीन को टैकल करने के बाद हिजबुल्लाह को टैकल करना शुरू किया गया। हिजबुल्लाह बीच में आया था, आपको तो खींच के लाना पड़ा कि जब उनको पता चला कि डायरेक्ट चुना आप ही को, आपने खुद ही बोला कि ये युद्ध आपने नहीं शुरू किया, ये आपको खींच के लाया गया। उसके बड़बोलेपन से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर वो धूल चाटेगा। अब क्यों सारे मुल्क से कह रहा है, जैसे कि आप समझिए रशिया जैसे मुल्क से खुशामद कर चुका है ईरान कि भाई हमारी जो बातचीत करा दीजिए, हमारा कॉम्प्रोमाइज करा दीजिए। ये क्या बात हो गई? एक पाकिस्तान जैसे छुटभइये मुल्क से ट्रंप उनके आगे गिड़गिड़ा चुका है कि भैया आप हमारा जो डील कराइए ना। अब क्यों डील कर रहे हो? अब तो जंग छिड़ दी, तो नहीं है। ट्रंप ने तो पाकिस्तान से पूछा तक नहीं। अभी क्यों कर रहे हो आप? मैं तो ट्रंप का बयान ये नहीं आया था कि हम पाकिस्तान से आप चाह रहे हैं कि वो पीस डील करे। उसने फरमान सुना दिया था कि पाकिस्तान पीस डील करेगा। इसकी पुष्टि पाकिस्तान से नहीं, अमेरिका से हुई थी। अपनी दादागिरी दिखाने का कोई दादागिरी देखता होगा। अभी इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया, कल इंडिया पे टैरिफ भी बढ़ा देगा, चाटे भी लगाएगा, पाकिस्तान पे लगाएगा, ईरान पे लगाएगा, अमेरिका पे और इजराइल पर लगाएगा, ये सब पर लगाएगा, लेबनान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, दुबई, ओमान, सब पर लगाएगा। मगर ईरान ने कहा कि अब तेरी दादागिरी की हद हो चुकी है, अब हद पार हो चुकी है, अब तू यहीं ठहर, हम तुझे सबक सिखाएंगे। ये ईरान की स्ट्रेटजी है। और आपके भी आतंकवाद की हद हो चुकी है, उनकी दादागिरी की हद हो चुकी है। भारत के ऊपर आपने कहा टैरिफ लगाया, ठीक है, वहां तक सही था, लेकिन भारत ने भी जवाब दिया ना। अगर आप वो पॉइंट रख रहे हैं तो भारत के लिए वो भी रखिए। पहले तो शब्दों का चयन सही करिए, पाकिस्तान से तुलना मत करिए भारत की। नहीं, पाकिस्तान, मैंने कहा कि पाकिस्तान जैसे छुट भैया से भी वो गिड़गिड़ाया कि हमारे आप डील करा दीजिए। आपने सुना नहीं? ठीक से रिपीट करिए, नेशनल टेलीविजन पर आपने बोला है। क्या बोला मैंने? आपने कहा कि टैरिफ लगाया, उसके बाद यहां पर भी ऐसे प्रेशर क्रिएट करेगा। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कल वो किसी पर भी दादागिरी दिखाएगा पूरे मुल्क में। आपने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा देखिए नहीं, मैं ही गलत सुन रही हूँ, आप ही सही बोल रहे हैं। जिसकी कोई औकात नहीं है, उससे भी उसने कहा हमारी डील करा दीजिए। वो कैसे डील करा देगा? ईरान पाकिस्तान की बात मान ही नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कभी ईरान पर भरोसा, ईरान का भरोसा पाकिस्तान पर मुझे मत चैलेंज करिए, डोनाल्ड ट्रंप को करिए। हाँ प्रियंका जी, उसे भी कर देंगे, उसी को। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम आपको इसलिए नहीं टारगेट कर रहे हैं कि जो यूएस जो दादागिरी दिखा रहा है। हमारा जो पॉइंट है कि यूएस की दादागिरी अंडरस्टूड है कि वो इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आप इजराइल के साथ करते हैं वो भी मुनासिब नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। वो क्या है? वो क्या है? डेथ टू इजराइल, डेथ टू यहूदी, वो क्या है? आप वो बताइए, वो क्या है फिर? नहीं, क्यों मार रहा है? मैं ये कह रहा हूं, आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे? दोबारा पूछिए ना। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि ट्रंप की दादागिरी है, जो आप इजराइल के साथ करते हैं वो क्या है फिर? इजराइल के साथ कहा किया? इजराइल ने तो सबको मार के भगाया। इजराइल के साथ तो कहीं किसी ने नहीं कुछ किया। इजराइल को जब मना किया, क्यों मार के भगाना पड़ा? भगाना नहीं पड़ा
तो अब फिर पिट के भागेगा, कहाँ से आया अब वो पिट सब? के क्यों भागेगा, मार के? ऐसी भागेगा, परिस्थिति छुपा हुआ क्यों क्यों है, छुपा हुआ क्यों है? नेतन्याहू छुपा हुआ? कहाँ है, कहीं आपने देखा है उसको? क्यों छुपा छुपा फिर रहा है? बिल्कुल, नेतन्याहू अपने मुल्क में और कहाँ होगा? ईरान में तो है नहीं नेतन्याहू। वो ना न्यूक्लियर बनाएगा, उसने कहा हम वो कौम है, हम किसी भी आवाम को, पूरी आवाम को कत्लेआम अरे करने जैसा मोस्तबा वेपन कोई कहाँ है? नहीं नाज़िम बनाएंगे। अशरफी, अरे कब आइए, अब आपके पॉइंट पर आइए, मोस्तबा कहाँ है? आपने नहीं, वो तो नेतन्याहू आ रहे से हैं ना, पूछा देखो। मोस्तबा कहाँ है? हाँ, मैं वही लाना चाह रहा था। अब आप ये कहेंगे कि मोस्तफा कहाँ है, लेकिन ईरान की तरफ से वो अब्बास अराक्ची है ना, आप नेतन्याहू की तरफ से बताइए मुझे। अब कोई एक फिर आदमी। वो कह देंगे कि नेतन्याहू की तरफ से भी कोई और बैटिंग कर रहा है। कौन क्या कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, बताए ना मुझे किसी का नाम। सुशील सर मुस्कुरा रहे हैं, वो सुन रहे हैं सारी बातें। सुशील सर, ये पूरा शिकंजा, पूरा मामला हॉर्मुज पर आकर अटक गया है कि उसी को खुलवाने के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है। सुशील सर, हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसके बंद होने से आई टेल यू, हाँ, जितना ईरान अपनी हठधर्मी बढ़ाता रहेगा, बिकॉज वहां पे जो मेरे को लग रहा है कि वहां पे कोई सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो चुका है। आईआरजीसी जिसके पास अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है, दैट इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉलिंग द शॉट्स। अब इनका अगर आप देखें 31 प्रोविंस के अंदर ये इनका कोई सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है नहीं, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट बॉडीज। इनके जो खामेनेई साहब है, मुश्तबा खामेनेई साहब, वो कहां पर है, किस हद तक एक्टिव है, वी डोंट नो। राइट। अनदर थिंग इज, यू नो, दे ऑर्केस्ट्रेटेड, ये जो प्रो इजराइल ईरान के जो लोग थे, उन्होंने वहां पे तेहरान में डेमोन्स्ट्रेशन किया कि ईरान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप यूएसए के साथ कोई बात मत कीजिए। अभी on the other Absolutely. side, और ये तेल का खेल है सुशील सर, तेल के खेल में डील बहुत दूर दूर तक चलता नहीं है, अगर होता भी है तो भी मामला फंस जाता है जैसे अभी फंस रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का। समय मेरे पास इतना ही था, कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।